हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 6 पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कौन कौन इंजॉय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रखा है प्रेसिडेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ए मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल। देखो, प्रेसिडेंट है ना, बेशक हाउस का इंटीग्रल मेंबर होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय नहीं करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को प्रेसिडेंट एंजॉय नहीं करता है, ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपने ये प्रेसिडेंट में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जितने भी हाउसेस के मेंबर उनको भी मिलेगा, मिनिस्टर को भी मिलेगा और अटॉर्नी जनरल को भी मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना, प्रेसिडेंट जो है उसके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होती है, दो ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में भी मैंने बताया था कि दो टाइप की होती है, एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज, एक होती है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, और ये भी मैं क्या कर चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। अब आ गया हमारा अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज के रिवेन्यू जनरेशन या उनके रिवेन्यू कहाँ से आता है उसके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज का रिवेन्यू कहाँ से आता है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है दे रिसीव ग्रांट्स, तो ग्रांट्स तो मिलते ही होंगे उनको फ्रॉम सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, सेंटर से भी स्टेट से भी, फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए उनको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं क्या, ग्रांट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यस उनको क्या मिलते हैं, ग्रांट मिलते हैं, वो रिसीव करते हैं ग्रांट। नॉर्मल सी बात है कि अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट्स मिलते होंगे, सेंटर भी देता होगा, स्टेट्स गवर्नमेंट भी देती होंगी डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। सेकंड है द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करता होगा वही फंड्स स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को देती होगी, बिल्कुल सही है। थर्ड है दे कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर। देखो, उन्होंने बोला कि वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक एंड बीएफसी इनसे बोरो कर सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। भाई गवर्नर की अप्रूवल क्यों लेनी पड़ेगी, उनको तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, उनको गवर्नर की नहीं स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए कोई चीज़ बोरो करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको क्या चाहिए, गवर्नर की अप्रूवल चाहिए, उनको किसकी अप्रूवल चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की उनको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट की उसको अप्रूवल चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगी, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, ये है अर्बन लोकल बॉडीज के क्या, रेवेन्यू सोर्सेज। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोलता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CAG ऑफ इंडिया। कैग की रिकमेंडेशन पे डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिए जाते हैं स्टेट्स को। अब आप एक चीज सोचो, खुद ही सोचो, डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अपनी मर्जी की पावर होती है। नॉर्मल सी बात सोचो, डिस्क्रिशनरी ग्रांट मतलब डिस्क्रिशनरी पावर होती है, कोई भी मतलब अपनी मर्जी से जो पावर होती है, ठीक है, जो कर सकते हैं। तो उसमें आपको कैग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, ठीक है, तो कैग की आपको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो इसमें कैग की रिकमेंडेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। तो आर्टिकल 282 के अंदर क्या डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिए जाते हैं, ये पावर दोनों ये सेंटर को भी है डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की और स्टेट्स को भी है। ठीक है, ये पावर जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की है कि वो सेंटर को भी और स्टेट्स को भी है, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, बेशक वो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में हो या ना हो। ठीक है, चाहे फाइनेंस कमीशन ने वो बताया हो चाहे ना बताया हो। मेनली ये किसके लिए होता है, मेनली होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मेनली कैटर करने के लिए ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को कैटर करने के लिए ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिए जाते हैं। तो कैग की रिकमेंडेशन पे तो ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, तो आर्टिकल 282 के अंदर आते हैं। और एक चीज़ अच्छे से ध्यान कर लेना, ये जो क्वेश्चन है इसको मेंस के परस्पेक्टिव से एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर है आर्टिकल 282 को, ठीक है, और या फिर फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है उसको। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, दैट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 के अंडर जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं वो स्टेट्स को दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दिए जाते हैं,
ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दिए जाते हैं, पार्लियामेंट जो है वो ग्रांट्स दे देती है स्टेट्स को जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है। ये नहीं है कि सभी स्टेट्स को देती है, उन स्टेट्स को जिनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये जो फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। क्या होते हैं ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, तो उनके स्टैट्यूटरी ग्रांट है, मतलब स्टैट्यूट में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ये भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक ये तो हो गया आर्टिकल 275, आर्टिकल 282, एक और आता है हमारा आर्टिकल 270, आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 270 में क्या है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किसका, टैक्सेस और ड्यूटीज़ का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है, वो इसमें आता है, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये आता है आर्टिकल 270 में। किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 270 में। और ये क्या होता है, जो आर्टिकल 275 तो स्टैट्यूटरी था, तो ये मतलब ये देखो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं ये वहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में दिए गए हैं, आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 के बीच में वो है, ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और उसके अलावा जो पार्ट जो है इनका वो है पार्ट 12। कौन सा इनका, पार्ट 12 है। आर्टिकल 268 और 293 के बीच में ये आते हैं। 270 उसके बीच में बता दिया, 275 बता दिया और 282 बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 उसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो करेक्ट तो क्या है, बी है, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करनी है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू ट्राइबल एरियाज। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें मेनली क्या था, पंचायत्स को एस्टेब्लिश किया गया था। पंचायत्स को क्या दिया गया था, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया पंचायत्स को, ठीक है। तो पार्लियामेंट यस बाय लॉ इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सच लॉज शैल नॉट बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मैंने बताया था आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है वो किसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो अगर आप एक्सटेंड करते हो तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देख लेते हैं फिर भी। सबसे पहले है कि ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात चल रही है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ऑफिस को 5 year के बियॉन्ड भी एज्यूम कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अंटिल कोई इनका सक्सेसर नहीं आ जाता है। सेकेंड है ही टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना ये ऐसी ओथ नहीं लेते हैं, ठीक है। याद रखना ये ऐसी ओथ नहीं लेते हैं, केवल और केवल प्रेसिडेंट ऐसी ओथ लेते हैं कि तो उनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, केवल प्रेसिडेंट ऐसी वाली शपथ लेते हैं क्योंकि उन्हीं को तो कॉन्स्टिट्यूशन एट लास्ट प्रिजर्व करना है। थर्ड है ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जिस दिन मैं इम्पीचमेंट बता रही थी उसी दिन मैंने बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, केवल और केवल फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता चुकी हूँ मैं। री इलेक्शन इसका एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करनी है, 1992 में जो आया था। फर्स्ट इट इज़ एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बोल रखा है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे जो है ये यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इसीलिए तो लाया गया कि ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें यूटीज़ में इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट इसकी जो यूटीज़ में इसकी जो प्रोविजंस है उसको मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन लाने के लिए एप्लीकेबल करने के लिए तो प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है,
ठीक है। तो यूटीज में लगाने के लिए मतलब ये ऑटोमेटिकली लग तो जाएगा, ठीक है, लग तो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इसकी प्रोविजंस को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड, गवर्नर में स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू कंसल्ट एनी सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान। ये बोलकर गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को टू कंसल्ट किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट प्लान को क्या करे। और ये मैं देखो, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती क्या है, मेनली ये होती है प्लान्स को कंसोलिडेट करने के लिए, जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो प्लान्स बनाती हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है क्या, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक बनाई जाती है, ठीक है, क्या बनाई जाती है, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो डेवलपमेंट प्लान को किसको बताते हैं, वो बताते हैं डेवलपमेंट प्लान को स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट प्लान है वो स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं। इसमें जो है जो पंचायत, इसमें 4/5 जो मेंबर होते हैं, इसमें जो 4/5 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, वो मेनली क्या होते हैं, मतलब 4/5 जो मेंबर्स होते हैं वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, इलेक्ट करके उसको भेजते हैं अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के रेशियो के बेस पे। तो बिल्कुल गवर्नर भी स्पेसिफाई कर सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट कर सकते हो डेवलपमेंट प्लान्स बनाने के लिए। मेनली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्लान्स की को ही प्रिपेयर करती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56, उसका आंसर क्या होगा हमारा बी, क्योंकि हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट तो क्या है, ओनली 2 स्टेट, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है जो वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि हमें सेंटर और स्टेट्स की बोरोइंग पावर्स के बारे में बताना है। देखो बोरोइंग पावर सेंटर और स्टेट्स की, देखो सेंटर की बोरोइंग पावर आर्टिकल 292 में दी गई है, और स्टेट्स की जो बोरोइंग पावर है वो आर्टिकल 293 में दी गई है। किस में दी गई है, आर्टिकल 293 में दी गई है। अब है फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कितना भी ले सकती है, जो पार्लियामेंट लिमिट सेट कर देगी उतना ही ले सकती है, बाहर से भी ले सकते हैं, इंडिया से भी ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर से ही ले सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स की गारंटी के अपॉन। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड एन एडवाइजरी टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम लाइबर। देखो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट अभी क्या है, वर्ल्ड में चल रहा है ये इंटर बैंक, मतलब देखो आपने एक वो सुना होगा कॉल मार्केट। कॉल मार्केट में क्या होता है, कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, मेनली जो बैंक्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब या ओवरनाइट के लिए जो मनी है उसको क्या करते हैं, बोरो करते हैं इंटर बैंक, ठीक है। तो उसके लिए जो इंटरनेशनली जो रेट डिसाइड होता है वो मतलब लाइबर अभी होता था, ठीक है, लाइबर होता था, तो लेकिन आरबीआई ने एडवाइजरी इशू की है कि आप ट्रांजिशन कर लो किससे, लाइबर से। अब हम लाइबर यूज़ नहीं करेंगे बाय दिसंबर 2021 टू एनी वाइडली एक्सेप्टेड अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। आप कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन लाइबर को नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें बोले कि लाइबर क्या है, रेट एट विच यूरोपियन बैंक सेल फॉरेन करेंसी टू इट्स कस्टमर, अभी ये तो मैंने नहीं बताया। रेट एट विच वर्ल्ड लीडिंग बैंक लैंड मनी टू कॉर्पोरेट्स, ये भी नहीं बताया। रेट एट विच वर्ल्ड लीडिंग बैंक्स चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म्स लोन, बिल्कुल यही होता है क्या हमारा लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, सॉरी ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो यही है जिसपे जो वर्ल्ड के लीडिंग बैंक्स हैं वो एक दूसरे से शॉर्ट टर्म पे लोन जो है वो लेते देते हैं, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है। और ये लाइबर को हटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस देखे गए हैं कि जो जहाँ से ये मतलब लंदन में है तो बहुत सारे बैंक इस रेट को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि 2007-8 की जो क्राइसिस आई थी वो भी मेनली इसी के कारण आई थी, ठीक है। और ये मेनली जो लाइबर है इसको मेनली एडमिनिस्टर कौन करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब IBA, मतलब ICE बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। उसका नाम मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं IBA, ठीक है। ये एडमिनिस्टर करता है। और रेगुलेट इसको कौन करता है, रेगुलेट करता है यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी। कौन करती है, यूकेज फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी, ठीक है। यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट ऑथोरिटी इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। 5 करेंसी के ऊपर बेस है लाइबर। कौन कौन सी, एक तो US, एक तो डॉलर हो गया, ठीक है, एक तो US डॉलर हो गया, एक यूरो हो गया, ठीक है, एक पाउंड हो गया,
ठीक है, एक हमारा जापानीज येन हो गया, ये ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, स्विस फ्रैंक हो गया, क्या हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया। तो ये 5 करेंसी के ऊपर ये लाइबर बेस है और मेनली ये यूके का मतलब एडमिनिस्टर करती है इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी, किसके बारे में, लाइबर के बारे में। अब बोल रहे हैं कि दूसरे आप जो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट हो सकते हैं AONIA, एओनिया, एक तो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन इंटरबैंक ओवरनाइट कैश रेट, ठीक है। फिर एक यूज़ होता है सैरोन, एक यूज़ होता है सैरोन, जो सैरोन है ये है स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट। फिर है हमारा सोफर, ये है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट, ठीक है, ये मेनली इसको न्यूयॉर्क फेडरेशन इसको मेनली क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। यूएस ट्रेजरी मार्केट में मेनली ये यूज़ होता है। उसके अलावा कई सारे नाम है जैसे कि एस्टर, फिर है हमारा सोनिया, फिर है हमारा टोना, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या रखने, ध्यान रखने, ये क्या है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट हैं जो मतलब एक्सेप्टेड हैं वाइडली, जो जिनको अलग अलग कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एओनिया, सैरोन, सोफर, एस्टर, अगर ये नाम आ जाएं तो आप बता दो कि ये क्या है, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है, लाइबर की जगह मेनली जो यूज़ होंगी, ठीक है। और अगर आपने इससे अगर ये आपको अच्छे से देखना है तो आप हमारी जो इकोनॉमी की सीरीज़ है वो भी जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें बताना है पार्लियामेंट के बारे में। प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन एनी मैटर और बिल पेंडिंग। बिल्कुल किसी भी मैटर पे प्रेसिडेंट कोई भी बिल भेज सकता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन्ड इन प्रोडक्ट। मैंने बताया था प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, तो ये बिल्कुल ये भी कर सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये हाउस के मेंबर नहीं होते, वहाँ पे बैठते नहीं है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के, इसलिए बैठते नहीं है, मेंबर नहीं, इसलिए तो इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी नहीं है। जैसे कह गए हमारे अटॉर्नी जनरल है, कह गए हैं, तो वो क्या है, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं या फिर मतलब मेन हाउस में बैठते हैं, तो उनके पास क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। दिस कमीशन वॉज सेट अप इन जून 1983। देखो सबसे पहले तो 1983 में कमीशन बैठा था सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपको इनके ईयर्स पता है ना तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे पहले लिब्रहान कमीशन, जो कोई लिब्रहान कमीशन है ना, याद रखना, बाबरी मस्जिद के लिए बैठा था 1992 में। किसके लिए बैठा था, ये बाबरी मस्जिद के लिए बैठा था। फिर हमारा सरकारिया कमीशन, बिल्कुल ये 1983 के आसपास बैठा था, ठीक है। फिर है हमारा शाह कमीशन। देखो जो ये शाह कमीशन था ना हमारा, ये बैठा था हमारा 1977 में। कब बैठा था, ये हमारा बैठा था 1977 में। और मेनली ये किसके लिए बैठा था, इमरजेंसी की सिचुएशन को मतलब वो करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। फिर हमारा पुंची कमीशन, पुंची कमीशन कब बैठा था, ये तो अभी रिसेंटली बैठा, तो 2007 में बैठा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए ही बैठा है। तो बच कौन गया, एक ही बच गया। तो आपको अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और मेनली सरकारिया ने क्या बोला कि इट रिकमेंडेड दैट दिस सेंटर शुड कंसल्ट स्टेट्स को कंसल्ट करना चाहिए सेंटर को बिफोर मेकिंग किसी भी अगर करंट लिस्ट पे कोई भी अगर वो लॉ बना रहे हैं, और स्टेट का कंसेंट जो होना चाहिए वो ओब्लिगेटरी होना चाहिए न्यू स्टेट्स बनाने के लिए। उन्होंने ही ऑल इंडिया सर्विसेज की भी बात की कि उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ये रिकमेंडेशन किसने दी है, ये हमारे सरकारी कमीशन ने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 आंसर हो जाता है बी, ठीक है। ईयर भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है। आप अपनी एक चीज़ सुनी होगी कि बहुत सारे ग्रांट हमारे किस में दे रखे हैं, लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं। तो कोई भी पार्लियामेंट जब किसी अमाउंट को ऑथराइज कर देती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए उस फाइनेंशियल ईयर में, और फिर वो उस साल के अनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब वो अनसफिशिएंट हो जाता है उस साल के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। अनसफिशिएंट हो जाता है और फिर हमें कोई पैसा लेना पड़े उस सर्विस के लिए तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो तो ये क्या बोल रही है, तो चलो हो गया हमारा सेकंड सप्लीमेंट्री ग्रांट। फर्स्ट है व्हेन ए नीड अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम
न्यू सर्विस नॉट कॉन्टेम्पलेटेड इन द बजट, जो बजट में कोई सर्विस कॉन्टेम्पलेट नहीं है तो उसके लिए हमारा कौन सा ग्रांट होगा, तो याद रखना ये कौन सा ग्रांट है, तो ये ग्रांट है हमारा एडिशनल ग्रांट। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा होगा एडिशनल ग्रांट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये है हमारा क्या, एडिशनल ग्रांट। फिर थर्ड है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कोई करंट सर्विस का कोई पार्ट भी नहीं है किसी फाइनेंशियल ईयर का, तब भी हम उसके लिए ले रहे हैं, तो वो कौन सा ग्रांट है, वो है एक्सेप्शनल ग्रांट। वो कौन सा ग्रांट है, एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, तो एक हो गया एडिशनल ग्रांट, एक हो गया हमारा सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक हो गया हमारा एक्सेप्शनल ग्रांट। एक होता है हमारा, देखो दो तीन और होते हैं, एक होता है हमारा टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में क्या होता है कि इसमें टोकन सम मनी, मतलब 1 रुपये की, मतलब टोकन सम मनी मतलब ₹1 का डिमांड की जाती है वोट ऑफ लोकसभा में। ठीक है, अगर असेंट हो जाते हैं तो जो फंड्स हैं वो अवेलेबल कर दिए जाते हैं। मेनली क्या होता है इसमें, एक हेड से दूसरे हेड में क्या होता है, फंड्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, बस वही है। तो टोकन ग्रांट मेनली मतलब एज ए टोकन मनी की तरह ही लिया जाता है, 1 रुपये ले लिया। ठीक है, फिर एक हेड से दूसरे हेड्स में फंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक चलो ये हो गया हमारा टोकन ग्रांट। उसके बाद एक होता है हमारा एक्सेस ग्रांट। ठीक है, तो एक्सेस ग्रांट जो है ना, याद रखना, एक्सेस ग्रांट तब होता है जब जितनी भी मनी है किसी भी सर्विस पे स्पेंड कर दी जाती है। ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में उससे ज़्यादा जितनी हमने उस सर्विस के लिए ग्रांट की थी उस साल के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेस ग्रांट की। मतलब हमने मान लो कि किसी भी सर्विस के लिए हमने 100 रुपये ग्रांट किए थे, लेकिन उसमें हमने लगा दिए कितने, 110 रुपये। अगर 110 रुपये तो वो 10 रुपये का क्या एक्सेस ग्रांट मानेंगे गए थे, हमने वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं। ठीक है, फिर एक होता है हमारा वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक होता है हमारा वोट ऑफ क्रेडिट। एक हमारा वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट होता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर, उसको देने के लिए ग्रांट किया जाता है ये। ठीक है, और जो डिमांड ये जो ऑर्डिनरीली बजट में दिया गया है उस पे डिमांड नहीं होनी चाहिए आपकी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ अलग ही डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड होनी चाहिए। ये लाइक ब्लैंक चेक होता है जो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है बाय लोकसभा। ठीक है, तो ये होता है वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। टोकन ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑन क्रेडिट, और फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, सारे ही जाके आपको क्या पढ़ने हैं, एक बार जाके आपको पढ़ने हैं। कहाँ पे जाके पढ़ने हैं, लक्ष्मीकांत में पढ़ने हैं, पार्लियामेंट्री चैप्टर में आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61, उसका आंसर हो गया क्या, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या बोलता है, इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल आपको पता होना चाहिए क्या, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम है। क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डिफेंस ड्रोन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, एंटी यूएवी सिस्टम है ये। ठीक है, क्या है, एंटी यूएवी सिस्टम है, और ये लो रेडार क्रॉस सेक्शन थ्रेट वारफेयर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। लो रेडार क्रॉस सेक्शन थ्रेट वारफेयर से भी क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है हमें। ठीक है, और मेनली ये किसने बनाया है, मेनली हैदराबाद बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स। कौन सी है, ग्रीन रोबोटिक्स, उसने इसको बनाया है। ठीक है, याद रखना, इसने इस ग्रीन रोबोटिक्स ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से, ग्रीन रोबोटिक्स ने इसको बनाया है। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा ऐसा इंद्रजाल। ठीक है, इस टाइप का हमें क्या दिखेगा, ये डिफेंस डोम टाइप सिस्टम दिखेगा इंद्रजाल। ठीक है, इसमें 3 टाइप के जोन्स होंगे, एक नो जोन, एक एंगेजमेंट जोन, एक डिटेक्शन जोन। ठीक है, ये भी आप चीज़ ध्यान रख लेना है कि इसमें कितने जोन्स पाए जाते हैं, 4 जोन, 5 जोन, 3 जोन। तो 3 जोन होते हैं, एक तो है नो गो जोन, एक है एंगेजमेंट जोन, एक है डिटेक्शन जोन। सबसे बार होता है डिटेक्शन, कोई बाहर से चीज़ आएगी उसको डिटेक्ट करेगी, उसके साथ एंगेज कर लेगी, मतलब एंगेज इन द सेंस उसको ख़त्म करना है, जो भी करना है। और तीसरी तो नो गो जोन, मतलब वहाँ पे तो उसको जाने नहीं देगी। तो किसने बनाया, हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स फर्म ने बनाया है इसको। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इंद्रजाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे।
स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बताना है, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले, सी समन्स एंड प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आपको एक चीज़ बताया मैंने, सम्मन तो वो करता ही नहीं है। सम्मन हमेशा कौन करता है किसी भी हाउस को? प्रेसिडेंट करता है, तो सम्मन तो करेगी नहीं वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? डायरेक्ट गलत हो गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट चलो ठीक है करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, सी इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी। कई बार बता लिया है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी। मैंने बताया था सम्मन कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। बेशक प्रिसाइड वो करते हैं ज्वाइंट सिटिंग पे, लेकिन सम्मन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। यस, वही से किसी सीक्रेट सिटिंग हाउस को क्या करती है? अलाउ करती है लीडर ऑफ द हाउस के रिकमेंडेशन पे। मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताना कि लीडर ऑफ द हाउस मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एक तो लीडर ऑफ हाउस कहाँ पे मेंशन है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। तो मेरे को बताना लीडर ऑफ द हाउस कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लिखा हुआ लीडर ऑफ द हाउस, और लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को बताना कि आप कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, कि मेरे को इतना ज़्यादा आपको पढ़ाना सही है भी कि नहीं है, कि आप पढ़ते भी हो कि आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपको अभी याद आ गया तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपको अभी याद नहीं आया, क्योंकि कम से कम 2 बार ये बता चुकी हूँ मैं, अगर 2 बार से ज़्यादा तो फिर आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बार बार से रिवाइज करो, ठीक है। फर्स्ट है, ए मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। देखो, कोई भी मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। ऐसा थोड़ी ना है कि वो किसी मतलब अगर वो मिनिस्टर है तो वो दोनों हाउसेज में की सिटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं है तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है, मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा विदाउट बीइंग इंटाइटल्ड टू वोट। बिल्कुल, कोई भी मिनिस्टर जो है लोकसभा का है तो वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट कर सकता है बिना वोट के, इंटाइटलमेंट के। थर्ड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन स्पीक टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस बट नॉट इन ज्वाइंट सिटिंग। देखो, अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में टेक पार्ट ले सकता है, साथ में वो ज्वाइंट सिटिंग में भी तो ले सकता है। ऐसा थोड़ी ना ज्वाइंट सिटिंग में वो बोल नहीं सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो हमेशा ही कर सकता है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें बताना है जियो पार्सी स्कीम के बारे में। जियो पार्सी स्कीम के बारे में क्या है? देखो, जियो पार्सी स्कीम जो थी ये मेनली 2013 में लॉन्च की गई थी। कब? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इनका जो फर्टिलिटी रेट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 1 से भी कम हो गया। इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो गया है? 1 से भी कम हो गया है, ठीक है। कि मतलब एक एवरेज पारसी वुमेन जो है टोटल अपने मतलब जो चाइल्ड बियरिंग एज है उसमें 1 से भी कम बच्चा पैदा करती है, मतलब 0.8 बच्चा पैदा करती है। इसके अलावा क्या है, 31% जो पारसीज है वो क्या है? 61 प्लस हो गए हैं, ठीक है। 31% पारसी जो है 61 प्लस एज उनकी होगी, 60 प्लस। और 30% पारसी जो है वो क्या है? वो कभी मैरी नहीं करते, दे आर नेवर मैरिड। 30% पारसी, ठीक है। तो यही है, उनको उनकी क्या करनी है? इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स है जियो पारसी स्कीम में। एडवोकेसी करनी है, अवेयरनेस फैलानी है, काउंसलिंग करनी है, फिर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी के बारे में ध्यान देना है, मेडिकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करना है। तो ये सारे मेनली इसकी क्या है? इसके प्रोविजंस है, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ फंड किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा बैंक अकाउंट को, ठीक है। जो भी पार्जर जो फाउंडेशन है उसको, ठीक है। तो इसमें बोला है कि फर्स्ट इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। बिल्कुल ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। ये केवल और केवल पारसी कम्युनिटी के लिए, तभी तो जियो पारसी स्कीम है। थर्ड है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग ए साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन। बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 66 पे। स्पेशल पर्पज एजेंसी के बारे में बताना है। देखो, आपने क्या पढ़ा था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा। उसमें क्या थे? बहुत सारे अर्बन एरियाज में अलग अलग टाइप की मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे पंचायत पे तो सेम ही टाइप की हर जगह, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज़ में अलग अलग टाइप की, कोई बहुत छोटा टाइम हो, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो उसके लिए काफ़ी सारी बनाई गई हैं, ठीक है। तो ऐसा ही आती है हमारी एक स्पेशल पर्पज़ एजेंसी, ठीक है। तो फिर आती है हमारी
तो सबसे पहले बोल रखा है दे आर प्राइवेट एंटिटीज वर्किंग विद गवर्नमेंट बॉडीज। ये प्राइवेट एंटिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज के साथ वो करती हैं, क्या करती हैं, वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है, ये क्या होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से क्रिएट होती हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से वो होती हैं, क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। मेनली जो भी फंक्शन उन्हें दिया जाता है उनसे डील करने के लिए, ठीक है। स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, किसी स्पेशल फंक्शंस के लिए बनाई जाती हैं, स्टैट्यूटरी होती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी और फर्स्ट रॉन्ग होगी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी, ठीक है। याद रखना ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, किसी की सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें बोल रखा है कि दीज एजेंसी एक्ट एज सबॉर्डिनेट एजेंसी टू लोकल म्युनिसिपल बॉडीज। ऐसा नहीं है, किसी की सबॉर्डिनेट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं, ठीक है। इनको सिंगल पर्पज, यूनिपर्पज, स्पेशल पर्पज एजेंसी या फिर फंक्शनल लोकल बॉडीज भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारे नाम इन्हीं के, सिंगल पर्पज बॉडी, यूनिपर्पज बॉडी, स्पेशल पर्पज एजेंसी, फंक्शनल लोकल बॉडी, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। और सेकंड है फंक्शन बेस्ड होती हैं ये रादर देन एरिया बेस्ड। अभी बताया किसी स्पेशल फंक्शन के लिए बनाई जाती हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, ठीक है। कुछ ऐसी बॉडीज कौन कौन सी हैं जो मतलब बनाई भी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे कि एक तो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप की स्पेशल पर्पज एजेंसी है, ठीक है। फिर है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड। उसके बाद है सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ही हमारी स्पेशल पर्पस एजेंसीज हैं जो बनाई गई हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो जाता है बी। तो इससे आपको क्या पता चला, स्पेशल पर्पस एजेंसी हमने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमने टाउनशिप जो एरिया था वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर हम नोटिफाइड एरिया कमेटी भी हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों चारों हम कर चुके हैं, ठीक है। तो और भी टोटल 7 है ये, तो टोटल 7 करनी है, उसमें से 3 हम ये हैं जो है कर चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो भी सारी मैं करवा दूंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में बताना है। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो याद रखना इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था, 1948 में बना था, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बना था। तो बताना है विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के क्या है, मेनली चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसके चेयरपर्सन है और मेनली 1958 में ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका नाम एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना, 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल इज सेट अप एज पर मैंडेट ऑफ द IT रूल्स 2021। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डिजिटल मीडिया को कंटेंट को रेगुलेट करेगा वो किसके अंडर होगा, IT गाइडलाइंस रूल्स के अंदर ही तो होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है, ठीक है। सेकंड है ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़, करंट अफेयर्स, कंटेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो किसके अंडर ला दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ IB के अंडर ला दिए गए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा इसका क्या आ गया, सी, ठीक है। तो IT रूल्स मेनली इन्हीं से डील करते हैं। देखो IT रूल्स में भी 3 पार्ट्स हैं मेनली, ठीक है। IT रूल्स में भी पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मेनली क्या है, जो भी रूल्स की डेफिनेशन है मेनली उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इन रूल्स की डेफिनेशन क्या क्या है। सेकंड पार्ट में मेनली है कि वो सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरी हैं उनकी रेगुलेशन कैसे की जाए, उससे डील करता है। और मेनली इसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो भी है। फिर हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है कि मतलब कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। इसमें बताए जाते हैं कि मतलब जो भी है कोड ऑफ एथिक्स क्या फॉलो करने चाहिए, एंड प्रोसीजर, सेफगार्ड, जो भी डिजिटल मीडिया है, OTT या ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए, ठीक है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ IB,
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आईबी इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। इसके अलावा एक और चीज़ है हमारी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1999 में एस्टेब्लिश की गई थी। ब्रॉडकास्टर्स की अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ओटीटी ऑपरेटर्स की भी मतलब ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी रिसेंटली जस्टिस विक्रमजीत सेन को, जस्टिस, ठीक है, विक्रमजीत सेन को क्या बनाया गया है, इसका चेयरमैन इसका बनाया गया। इसीलिए ये थोड़ी जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन थी, ये न्यूज़ में थी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटेड, हाँ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। तो जो प्रेसिडेंट है, इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑल हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो जितने भी फंक्शंस वो करता है प्रेसिडेंट, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, सारे फंक्शंस के लिए उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सेकंड है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इज इन, बिल्कुल उसके नाम से किए जाते हैं। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बिल्कुल, तो आंसर क्या आ गया, डी। तो प्रेसिडेंट के बारे में तो भाई हमारे प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर हिज इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखो आपको इनके बारे में तो काफी अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, लेकिन केवल और केवल पार्लियामेंट के होते हैं। बिल्कुल क्या है, सही स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर इनवैलिड इफ द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज, बिल्कुल भी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी भी इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। इट हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये मेनली क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेस पे किया जाता है। मेनली कैसे किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट के उस पर किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे नहीं किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि मतलब देखो इसमें याद रखना कि सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो चाहे इलेक्टेड मेंबर हो, वो सारे ही होते हैं। लेकिन देखो ये हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हों और चाहे वो किसके हों, हमारे पार्लियामेंट के हो। केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट में केवल पार्लियामेंट के करेंगे। इसमें पार्लियामेंट के भी कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल पार्लियामेंट के भी करेंगे, पार्लियामेंट के ही करेंगे। नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज को इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा, मतलब अगर इनकम्प्लीट है तो इनवैलिड उसको नहीं माना जाएगा। वो इसमें भी है, वो इसमें भी है। दोनों का ही जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। दोनों का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सीक्रेट बैलेट यूज होता है, ठीक है। जितने भी डाउट्स वगैरह हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो मेनली कौन इंक्वायर और डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट, और जिसका डिसीजन क्या माना जाता है, फाइनल माना जाता है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको कौन सुनता है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी इलेक्शन को वर्ड बता दिया तो जो भी एक्ट्स मतलब प्रेसिडेंट ने या वाइस प्रेसिडेंट ने उस डेट से मतलब डिक्लेरेशन से पहले किए हैं, उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वर्ड हो गया और उससे पहले वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बता दिया, तो उससे पहले मान लो 10 दिन के बीच में उसने कुछ काम कर दिए तो उन काम को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो और प्रेसिडेंट क्या है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर है, फर्स्ट सिटीजन है कंट्री के, फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस में आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड पे आते हैं, ठीक है। मेनली ये कौन से मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ये किसके ऊपर बेस है, मेनली अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस है। और क्या वाइस प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बिल्कुल यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है प्रेसिडेंट। तो जो ये हमारे प्रेसिडेंट है ये फर्स्ट सिटीजन है, तो प्रेफरेंस में सबसे पहले आते हैं। उसके अलावा जो है ये याद रखना ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। याद रखना यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट हमारे प्रेसिडेंट भी है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है। उसके अलावा सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन कौन है, याद रख प्रेसिडेंट है ओनली। सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी,
इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सिंबल है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन 72 पे, 71 पे सॉरी। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में बताना है, टॉप से बॉटम कैसे कैसे है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा डिपार्टमेंट, फिर होगा विंग, फिर होगा डिवीज़न और फिर होगा सेक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे होंगे। इसका डिवीज़न तो फर्स्ट 3 to 4। ठीक है, तो ये इसका डिवीज़न जो है ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखना, बस ये नॉर्मल है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कोई, सबसे पहले ऊपर डिपार्टमेंट आता है, फिर विंग आती है, फिर उसमें विंग के अंदर डिवीज़न आता है और फिर सेक्शन आता है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कॉर्पेट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, थाईलैंड के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है इंडो थाईलैंड कॉर्पेट एक्सरसाइज। ठीक है, और ये मेनली अभी रिसेंटली कहाँ पे हुई है? अंडमानीज सी में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? अंडमानीज सी में हुई है और स्टेट ऑफ मलक्का के जो पास है। ये मेनली क्या है? बाई एनुअल एक्सरसाइज है। क्या है ये? मेनली बाई एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, बाई एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, बाई एनुअल साल में 2 बार होती है। और कब से हो रही है? 2005 से ये हो रही है। ठीक है, और मेनली जो भी मैरीटाइम लिंक्स हैं इंडो पैसिफिक में जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मेनली जो ये वो है जो वो होती है। ठीक है, इसमें से इंडिया के INS किसने भाग लिया है? INS सरयू ने भाग लिया है। किसने लिया? INS सरयू ने भाग लिया है इंडिया के। और थाईलैंड के HTMS कराबी ने पार्ट लिया। HTMS कराबी ने टेक पार्ट लिया है। कौन से? ये मतलब जो इंडियन नेवल शिप्स हैं उन्होंने टेक पार्ट लिया है अलोंग विद किसके साथ? डोरिस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ। ठीक है, डोरियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ दोनों नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मेनली मैरीटाइम लिंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दोनों कर रहे हैं। उसके बाद क्या इंडिया थाईलैंड और भी कोई एक्सरसाइज करता है? बिल्कुल, ये तो हमारी होगी मिलिट्री की एक्सरसाइज। ठीक है, ये तो होगी हमारी मिलिट्री नेवी की एक्सरसाइज, ये होगी हमारी कॉर्पेट। उसके अलावा हमारी एक और है कि कौन सी? मैत्री। एक है हमारी मैत्री भी हमारी थाईलैंड के साथ होती है एक्सरसाइज मैत्री। और ये हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। किसकी है? ये हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। उसके अलावा एक होती है हमारी सियाम भारत। कौन सी होती है? सियाम भारत। सियाम भारत कौन सी एक्सरसाइज है? याद रखना, सियाम भारत है हमारी एयरफोर्स की। ठीक है, याद रखना। तो ये 2-3 याद रखना, थाईलैंड के साथ हमारी ये होती है। एक तो मैत्री, एक सियाम भारत, एक हमने अभी देख ली कॉर्पेट। ठीक है, तो ये तीनों हमारी किसके साथ होती हैं? ये तीनों हमारी ये ऐसे थाईलैंड के साथ होती हैं, कॉर्पेट, मैत्री और सियाम भारत। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है हमारे किसके बारे में देखे पता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ लोकसभा शैल ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर। इसने बोला है कि लीडर ऑफ लोकसभा हमेशा और हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। एक बात बताओ, मतलब जो भी लीडर होता है ना किसी भी हाउस का, सबसे पहले तो वो उसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगर लोकसभा का लीडर है तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर हो तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब आगे एक बात बताओ, अगर हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर मान लो कि राज्यसभा से है, तो फिर वो लोकसभा का लीडर कैसे बन सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर जिसको चुनेगा लोकसभा के मेंबर को, वही ना लीडर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी कि ऑलवेज नहीं होता है। मैक्सिमम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, तो यस वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं मैक्सिमम चांसेस में, लेकिन हमेशा नहीं। इसने बोला ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 हो गया हमारा गलत। फिर है सेकंड स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग एनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। उनको कोई भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ठीक है, ये बोल रखा है कि उनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं बना है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस हो चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपसे पूछा था, तो अभी आपने शायद वो चेक भी कर लिया होगा कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पोस्ट प्रेजेंट है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में ये लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, 1977 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। तो ये तो इनको तो मिला हुआ है, इसका मतलब स्टैट्यूट में तो है ये। तो ऐसा तो नहीं है उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो उनको तो मिला है।
ठीक है। तो याद रखना, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया डी, क्योंकि क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आप एक बात बताओ, लीडर ऑफ द हाउस कहाँ पे प्रेजेंट है, किन रूल्स में, तो याद रखना ये है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। कहाँ पे है, लीडर ऑफ द हाउस है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, और लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, केवल और केवल उसी हाउस का मेंबर होना चाहिए जिसका आप लीडर बन रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 73 आ जाते हैं 74 पे। स्पीकर के बारे में बताना है स्टेट असेंबली के। ठीक है, सबसे पहले स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली। बिल्कुल, लाइफ ऑफ द असेंबली के दौरान जो है स्पीकर वो रहता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है कि नॉन करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है कि स्पीकर जो है ऑफिस में ही रहता है लाइफ ऑफ द असेंबली में। सेकंड है द स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन असेंबली। बिल्कुल, ये फाइनल इंटरप्रेटर भी तो होता है, जो भी असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ के रूल्स का, जो भी रूल्स हैं उनका फाइनल इंटरप्रेटर होता है। तो दोनों करेक्ट है। तो इसने बोला करेक्ट कौन सी नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो नाइदर वन नाइदर टू गलत, मतलब गलत नहीं है कोई भी। ठीक है, ना वन गलत है ना दो गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं 75 पे। हमें बताना है रॉक फॉस्फेट के बारे में। सबसे पहले बोला कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है रॉक फॉस्फेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ये तो चीज़ बिल्कुल गलत होगी। तो याद रखना 90% इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया, 90% इम्पोर्ट्स करता है इंडिया। इंडिया में भी प्रोडक्शन होता है इसका, लेकिन कम जगह पे होता है। मेनली एमपी राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है। रॉक फॉस्फेट का सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, मेनली इंडिया में डेफिशिएंट है, तो सेल्फ सफिशिएंट तो इंडिया नहीं है। तो सेकंड है रॉक फॉस्फेट इसकी रॉ मटेरियल इन एनपीके फर्टिलाइजर्स के बनाने में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, रॉक फॉस्फेट मेनली फर्टिलाइजर को बनाने में यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 76 पे। प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। अब देखो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रीप्रोमलगेशन के बारे में बता ही नहीं रखा ऑर्डिनेंस के। ठीक है, सेकंड है व्हेन एवर ए बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस। अगर कोई भी बिल ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए लाया जाता है हाउस में, तो एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस जो जरूरी है इमीडिएट लेजिस्लेशन के लिए, तो वो हमें हाउस में प्रेजेंट करनी पड़ेंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम किसी ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए कोई बिल ला रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या बतानी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको कि इतना ज़रूरी क्यों है उस ऑर्डिनेंस को हटाना या फिर इस बिल को लाना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, मैंने बता दिया कि रीप्रोमलगेशन के बारे में तो कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, रीप्रोमलगेशन के बारे में तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। और वैसे भी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, कौन सी पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आज चल ही नहीं रहा है भाई ये। ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, वो क्या है। ठीक है, देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सबसे पहले तो कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है, 1, 2, 3 में। कहाँ पे, 1, 2, 3। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई भी प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मान लो कि पार्लियामेंट रिसेस में है, ये चल ही नहीं रहा है भाई। रिसेस या तो किसी पार्लियामेंट की रिसेस चल रही है, या फिर कोई एक हाउस जो है वो उसमें नहीं है, मतलब सेशन में नहीं है, या फिर दोनों ही सेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होती है तब वो करता है। इसका सेम फोर्स और इफेक्ट होता है जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, सेम ही ऑर्डिनेंस का भी इसका सेम इफेक्ट एंड लॉज होता है। लेकिन ये मेनली किस नेचर के होते हैं, टेम्परेरी लॉज के नेचर के होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, परमानेंट होता है, लेकिन ये किस टाइप के होते हैं, टेम्परेरी लॉज के टाइप के होते हैं। मेनली अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स को डील करने के लिए ये मेनली बनते हैं, क्या मतलब ऑर्डिनेंस लाई जाती हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की 4 लिमिटेशंस हैं। ठीक है, याद रखना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की जो है ना हमारी 4 लिमिटेशंस है। वो 4 लिमिटेशंस क्या हैं, तो सबसे पहले है कि जो ऑर्डिनेंस है, जब कोई या तो दोनों हाउस या कोई एक हाउस जब सेशन में ना हो, केवल और केवल जो प्रेसिडेंट है वो तभी मतलब ऑर्डिनेंस को ला सकता है। या तो दोनों हाउस ना हो,
या कोई एक हाउस ना हो सेशन में, तो तभी जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्डिनेंस, अगर मान लो दोनों हाउस प्रेजेंट है तब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस लाता है, तो वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी, तब वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तब वो ऑर्डिनेंस नहीं मानी जाएगी, उसको वॉइड माना जाएगा। इसीलिए जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस, वो क्या है, लेजिस्लेशन के पैरेलल नहीं है। ठीक है, याद रखना, अगर कहीं पे स्टेटमेंट आ जाए कि लेजिस्लेचर के पैरेलल ही पावर है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं है। वो टेम्परेरी लॉज बनाती हैं ऑर्डिनेंस, और ये परमानेंट बनाते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई कि रिसेस में ही बना सकते हो। ठीक है, एक लिमिटेशन होगी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि केवल और केवल आप जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे कि आपको वो ऑर्डिनेंस लानी ही पड़ रही है, केवल आप तभी लेके आओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप केवल तभी लेके आओगे जब आपके सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। यहीं पे एक केस आया था जिसको बोलते हैं कूपर्स केस। ठीक है, यहीं पे एक केस आया था जिसको बोलते हैं कूपर्स केस, और ये कब आया था, 1970 में आया था। इसने क्या बोला था कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में। किस ग्राउंड पे, मेलाफाइड के ग्राउंड पे। इट मीन्स मतलब कोर्ट उसको क्या कर सकता है, उसको इंक्वायर कर सकता है। ठीक है, उसको इंक्वायर कर सकता है कि ऐसे, मतलब जुडिशियल रिव्यू भी कोर्ट कर सकता है कि क्या प्रेसिडेंट ने पहले दोनों हाउसेस को प्रोरोग किया जानबूझ के, और मतलब रिसेस में लाए उनको, ताकि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उससे बाईपास किया जा सके और मैं ऑर्डिनेंस को इशू कर सकूं। तो उसके लिए जो है ये कोर्ट जो है क्वेश्चन कर सकता है। ये किस केस में आया था, कूपर्स केस में आया था। ठीक है, तो वो सर्कमस्टेंसेस जो है वो कोर्ट देख सकता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, जस्टिसिएबल होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए सेटिस्फेक्शन है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सेटिस्फेक्शन क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, मतलब कोर्ट उस पर सेटिस्फेक्शन को जज कर सकता है। फिर आती है हमारी थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो भी पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग की प्रेसिडेंट के पास, वो हमारी मतलब लगभग सेम ही है। मतलब जैसे जिन जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं वैसे ही ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ड्यूरेशन में लॉ मेकिंग पावर की ड्यूरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना है किस में है, ड्यूरेशन में डिफरेंस है। इसका मतलब जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, वो कम टाइम के लिए बनती है। इसीलिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ऑर्डिनेंस है, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे इशू की जा सकती है जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उसकी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होते हैं। जैसे पार्लियामेंट जिन चीज़ों पे लॉ नहीं बना सकती, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी नहीं लाया जा सकता। इसीलिए ऑर्डिनेंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी हमारी नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो जो लिमिटेशंस हमारे राइट्स पे होती हैं वही, मतलब जो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिंग पावर्स पे जो लिमिटेशंस होती हैं वही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे भी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, फोर्थ लिमिटेशन क्या है, फोर्थ लिमिटेशन क्या है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जब आप लाओगे तो उसको दोनों हाउसेज से पास करवाना जरूरी है। दोनों हाउसेज के आगे सामने रखना जरूरी है। ठीक है, जब भी वो रीअसेंबल करेंगी, ठीक है, जब भी वो रीअसेंबल करेंगी तो दोनों हाउसेज के आगे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों हाउसेज ने उसको पास कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अगर बाई चांस दोनों हाउसेज ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, आपने ऑर्डिनेंस दोनों हाउसेज के सामने रखी और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो याद रखना जब भी मान लो रीअसेंबली होगी, आज रीअसेंबली होगी पार्लियामेंट की और आपने उसके सामने रखा, मतलब उसके सामने बिल रखा, तो 6 वीक्स के बाद, 6 वीक्स तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो 6 वीक्स के बाद जो वो ऑर्डिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 6 मंथ्स के बाद है वो क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगी। तो वो फिर वो सीज हो जाएगी, उसको कोई यूज़ नहीं होगा, फिर वो ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, या फिर उससे पहले अगर एक्शन ले लेते हैं, उसको डिसअप्रूव कर देते हो, डिसअप्रूव हो जाएगी वो। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी हो सकती है, मान लो 6 मंथ्स, तो मतलब 6 मंथ्स तो ये मान लो कि जो मैक्सिमम पीरियड है किसी भी 2 सेक्शन के बीच में वो 6 मंथ्स हो सकता है मैक्सिमम, प्लस 6 वीक्स। इससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस की जो है वो लाइफ नहीं है। ठीक है, याद रखना 6 मंथ्स और 6 वीक्स जो है वो मैक्सिमम लाइफ है किसी भी ऑर्डिनेंस की, इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो किसी भी टाइम विड्रॉ कर ही सकता है। प्रेसिडेंट को अगर विड्रॉ करना है वो तो किसी टाइम कर सकता है, तो याद रखना है। और ये भी जो पावर है ना प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये मत सोचना कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है।
ठीक है, कि अपने आप ही वो मतलब वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपने आप ही मतलब ऑर्डिनेंस इश्यू कर रहे हैं। ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। कौन इसको वो करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ऐसी ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए। ठीक है, और ये क्या हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। मान लो आज उन्होंने इशू किया और वो पिछले 2 साल पहले से जो भी चीज़ है वहाँ से शुरू कर दी, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी यूज़ हो सकती है। ये किसी भी एक्ट को मॉडिफाई भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है, किसी अनदर ऑर्डिनेंस को भी मॉडिफाई और रिपील कर सकती है। ठीक है, किसी भी टैक्स लॉ को अमेंड और अल्टर कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए इसको ऑर्डिनेंस को इशू नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक और इसमें केस आया था, याद रखना, DC वाधवा केस। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट केस आया है इसमें, DC वाधवा केस 1987 में। ये DC वाधवा केस 1987 का क्या बोलता है कि सक्सेसिव जो रिप्रोमोलगेशन होता है, आप उसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो सेम टेक्स्ट है, उसमें आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई अटेम्प्ट नहीं है आपको बिल को पास करवाने का असेंबली से, तो उसको क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस माना जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसको पार्लियामेंट से पास नहीं करवाना चाहते हो, बार बार उसको क्या कर रहे हो, रिप्रोमलगेट कर रहे हो, तो उसको वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, और ऐसी जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड होगी उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो सब्सटीट्यूट नहीं मानी जा सकती लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो भी नॉर्मल पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है उसके। ठीक है, तो DC वाधवा केस आया था कि आप बार बार रिप्रोमलगेट करके उसको वो नहीं कर सकते, उसको वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तो ये था DC वाधवा केस। और एक और केस हमने इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में पढ़ा है, कूपर्स केस। प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके सारे 2 केसेस हैं इसमें इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ देख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 76 इसका आंसर हो गया हमारा B। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे। लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताना, ये भी हम कर चुके हैं। लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, लीगल अवेयरनेस फैलाना और फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना एलिजिबल पर्सन्स को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही स्टेटमेंट है। और एलिजिबल पर्सन्स कौन से हैं, जैसे कि मान लो SC, ST, वुमेन, चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फिर आते हैं विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर और इंडस्ट्रियल डिजास्टर दोनों के ही जो विक्टिम्स होंगे वो इसमें होंगे। ठीक है, याद रखना। इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी आते हैं इसमें। फिर आते हैं हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जो कस्टडी में, उनके लिए भी फ्री में प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनको भी प्रोवाइड करना है। या फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बेगार हैं, जो भिखारी हैं, उनको भी फ्री में क्या करनी है, हमें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो जाता है D। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे। हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताना है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स आर सस्पेंडेड एंड द सेंटर बिकम्स एम्पावर्ड टू एग्जीक्यूट एनी मैटर। पहले ही बता चुकी हूँ, नेशनल इमरजेंसी में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होती हैं। तो 78 का आंसर क्या होगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। सेकंड है द लाइफ ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म। बिल्कुल एक्सटेंड तो हो ही सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, B। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मैंने नेशनल इमरजेंसी करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको फिर वो आपकी गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 लोकसभा के बारे में बताना है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। बोल रहे कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिक्लेयर कर सकता है। क्या ऐसा है, क्या सच में आपको ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा लोकसभा को? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट खुद ऑथराइज ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड, प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बोले प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो याद रखना प्रेसिडेंट कोई एक्सटेंड करने वाले नहीं है लोकसभा को। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के पीरियड को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, ना कि प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, C। ठीक है, तो याद रखना। और लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता अगर इमरजेंसी सीज हो जाए ऑपरेट होनी। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो 6 महीने के बाद ये एक्सटेंशन नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया C। आ जाते हैं 80 पे।
हमें यूनियन लिस्ट में बताने हैं कि 7 शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपको देखो अभी रिसेंटली एक चीज़ चल रही थी एग्रीकल्चर, इतना जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बार बार आ रही थी कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर इतना ज़्यादा क्यों ला रहा है उसको, ठीक है, उस पर लॉस क्यों बना रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी ना, मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग होगी, तो इसका मतलब 2 स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही कट गई। याद रखना एग्रीकल्चर होगी, हमारी जो हेल्थ होगी पब्लिक हेल्थ। देखो अब हेल्थ के बारे में आप क्या सोच सकते हो, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कैसे कर रहे हैं, ये मेन क्या है अपने हेल्थ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इसका मतलब हेल्थ क्या एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और मतलब तो वो क्या है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखना है हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, सैनिटेशन भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखना। तो फोर्थ भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, चलो उससे तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं क्या एजुकेशन, ठीक है, अब हम देख लेते हैं एजुकेशन। तो याद रखना जो एजुकेशन है ना, याद रखना ये जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन किस में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है, किस में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है एजुकेशन। उस पर सेंटर भी लॉस बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो क्या है कंकरेंट है, इसका मतलब वो यूनियन लिस्ट में नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए, ठीक है। इसका मतलब ओनली क्या है 3 और 5, ओनली 3 करेंसी और बैंकिंग, ये 2 ही हैं जो किस में आते हैं यूनियन लिस्ट में आते हैं, ये कंकरेंट में आ गया और ये दोनों स्टेट लिस्ट में आ गई, ठीक है। तो हमें ये लिस्ट में कौन कौन से हैं तो वो हमें देखने थे, तो हमने देख लिए हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, व्हेन लोकसभा पासिस ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच मिनिस्टर नीड टू रिजाइन सेपरेटली। देखो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सारे मिनिस्टर को एक साथ ही डूबना पड़ेगा, ठीक है, सारे एक साथ डूबेंगे, ऐसा नहीं अलग अलग उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है हमारे 2 मतलब वो होगी, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको पढ़ो ही मत। सेकंड पे पहुंचो, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट इफ ए मिनिस्टर डिसएग्रीज विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट ही मस्ट रिजाइन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है कि आप सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं तो आप सारे ही निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। तो या तो आपको बात माननी पड़ेगी सारी कैबिनेट की जो भी डिसीजंस है, या फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। तो याद रखना। और अगर हम बात करें मिनिस्टर्स की, उनके पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा को। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इंडिया में मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे। गवर्नर के बारे में बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम ग्राउंड्स अपॉन विच ए गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। कोई ग्राउंड नहीं दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको कैसे रिमूव करना है। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स व्हेन द गवर्नर्स ऑफिस फॉल वेकेंट ड्यू टू डेथ द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एक्ट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट पे छोड़ रखा है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वही उसका सब कुछ करते हैं, तो वो नहीं दे रखा उसमें। तो याद रखना फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट गलत है, करेक्ट बतानी है। करेक्ट तो ना 1 है ना 2 है, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में क्या चीज सही नहीं है। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर। तो आपको पता होगा कि स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेंगे, प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, प्रोटेम स्पीकर क्यों करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही होगी, रॉन्ग ही बतानी है। सेकंड है व्हेन ए रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन सी कैन नाइदर प्रिसाइड द सिटिंग नॉर वोट ऑन सच रिजोल्यूशन। तो याद रखना जब भी उनके रिमूवल का कंसिडरेशन में चल रहा है रिजोल्यूशन, तो वो प्रिसाइड तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन वो वोट तो कर सकती हैं, ठीक है। याद रखना वो वोट तो कर सकते हैं, हाँ इक्वालिटी ऑफ वोट्स पे वो वोट नहीं कर सकती, लेकिन नॉर्मल तो वोट कर ही सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो नोट करेक्ट बतानी, तो दोनों ही नोट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या बोलता है, नेचुरल रबड़ इज नॉट नेचुरली शूटेड फॉर कोल्डर कंडीशन। देखो नेचुरल रबड़ जो है वो नेचुरल कंडीशन के लिए, कोल्डर कंडीशन के लिए क्या नहीं होती, वो नहीं होती। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट बोल रखा है कि नेचुरल कंडीशन के लिए वो शूटेड नहीं होती। इंडिया हैज डेवलप्ड दी वर्ल्ड फर्स्ट जीएम मॉडिफाइड रबड़। बिल्कुल ये इंडिया ने वर्ल्ड की पहली जीएम रबड़ जो है वो प्रोड्यूस किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी। और ये जो जीएम रबड़ बनाई है ये कोल्ड वेदर में भी क्या हो जाएगी, शूटेबल हो जाएगी, ठीक है। ये जो जीएम रबड़ बनाई है ये कोल्ड वेदर में भी उग जाएगी अच्छे से। तो इसमें क्या डाला गया है, तो रबड़ प्लांट से निकाल के एक जीन डाला गया है जिसको बोलते हैं MnSOD। MnSOD का मतलब होता है मैग्नीज कंटेनिंग
मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, ये वाला जो जीन है ये इसमें डाला गया है सीवियर कोल्ड कंडीशन को टेक ओवर करने के लिए विंटर्स में, ठीक है। तो और ये मेनली किसने डेवलप किया, केरला बेस्ड रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, किसने, रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं 85 पे। प्रेसिडेंट रूल पहले कर चुकी हूँ, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 साल तक तो किया जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, हमारे 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं। सेकंड है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में होता है। थर्ड है देयर इज नो चेंज इन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एंड ड्यूरिंग, बिल्कुल स्टेट हाई कोर्ट का भी कोई रोल में चेंज नहीं होता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। ये चीज़ें मैं पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स सेंटर एम्पावर है कि वो स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है। कौन कौन से मैटर्स में सेंटर एम्पावर्ड है? सबसे पहले तो रेल ट्रांसपोर्ट को चलाओ, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल बोल सकता है। ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स एसेंशियल फॉर वेलफेयर ऑफ एससीज, देखो एससीज के लिए नहीं, एसटीज के लिए सेंटर बोल सकता है, ठीक है। स्टेट्स में एसटीज के वेलफेयर के लिए कौन सी स्कीम चलानी है उसके लिए बोल सकता है, एससीज के लिए नहीं बोल सकता है। थर्ड है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेशनल एंड मिलिट्री, बिल्कुल नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना, उसके लिए भी डायरेक्शन दे सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई है, ठीक है। और एडिक्वेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड, अगर हाँ एक और जगह पे इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपको क्या करनी है, एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे जो है प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में जो है उनको क्या हो, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। अनस्टार्ड क्वेश्चन, देखो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे करवा चुकी हूँ। अनस्टार्ड क्वेश्चंस के बारे में बताना है। फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज एलोकेटेड फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड है इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर्स फ्रॉम, देखो अनस्टार्ड, स्टार्ड में ओरल आंसर्स होते हैं, इसमें कौन से होते हैं, रिटन आंसर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ गया क्या, ए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या दिए जाते हैं, रिटन आंसर दिए जाते हैं और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। और ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। आ जाते हैं 88 पे। डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। इफ ए मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू डायरेक्शन गिवन बाय इस पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब भी वो क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो नहीं, उसको 6 महीने से पहले ही ज्वाइन करना होता है। अगर बाद में करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, तीनों स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, डी। डिस्क्वालिफिकेशन के तीनों ही ग्राउंड है जिसपे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टो मतलब हिडन, जिसमें गैमेट्स होते हैं, जिसमें सीड्स नहीं बनते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, ना सीड्स बनते हैं ना फ्लावर बनते हैं। तो ऐसा पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे बनाया गया है, तो याद रखना ऐसा पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है। और मेनली ऐसे क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एल्गी होगी, ठीक है, फंजाई होगी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गए, लाइकेन हो गई, ठीक है, फर्न्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, क्रिप्टो गेम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे। आयंस के बारे में बताना है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में बताना है, वो रिसेंटली फ्रांस में मतलब वो हुई, तो उसके मेंबर कंट्रीज के बारे में बताना है कि आयंस की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो आयंस है ना, ये वॉलेंट्री इंक्लूसिव इनिशिएटिव है मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडियन ओशन के रीजन में, और इंडियन ओशन रीजन की जो लिटोरल स्टेट्स हैं मेनली वो इससे नेवीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनॉग्रल सेमिनार कब हुआ था, 2008 में इंडियन नेवी ने न्यू दिल्ली में किया था। अभी तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, लगभग 24 मेंबर्स इस आयंस में हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इसके मेंबर कंट्रीज। कौन से हैं, ये सारे हैं इसके मेंबर कंट्रीज जो जिसमें किस में आते हैं, ये सारे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के क्या हैं, ये मेंबर्स हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के क्या है, ये मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, देखो इधर से कौन सा, ईरान है,
ठीक है, ईरान है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। ठीक है, तो 4 कंट्रीज़ यहाँ से हो गए, ये हो गया ईरान, ये हो गया सऊदी अरेबिया, यहाँ हो गया यूएई, यहाँ हो गया ओमान। ठीक है, 4 कंट्रीज़ इधर से हो गए। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे हो गया इंडिया, यहाँ हो गया पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ हो गया बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ हो गया बांग्लादेश, यहाँ पे कौन सा चलो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये यहाँ पे हो गया श्रीलंका, यहाँ पे हो गया मालदीव्स। ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, सेचेल्स एंड यूके। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा सेचेल्स और यहाँ पे आ गया हमारा यूके। ठीक है, ये कुछ मेंबर हैं एक उसके। फिर आ जाते हैं हमारे ये थोड़े हमारे ईस्ट में जो मेंबर्स हैं। ठीक है, ईस्ट में जो मेंबर्स हैं ये कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें आ जाता है हमारा जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे ये म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, फिर थाईलैंड। ठीक है, ये तो है ही ना मेंबर हमारे, म्यांमार, थाईलैंड। उसके अलावा कौन कौन से मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं यार, मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि इसमें आ गया इंडोनेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद ये तिमोर लेस्टी। ठीक है, तिमोर लेस्टी। उसके बाद क्या हो जाते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हो गए। उसके बाद इधर देखो, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आपने देख लिया। ठीक है, तंजानिया आपने देख लिया इधर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोजाम्बिक आपने देख लिया इधर। ठीक है, उसके बाद मॉरिशस आपने देख लिया। उसके बाद केन्या। ठीक है, उसके बाद केन्या, और उसके बाद केन्या, तंजानिया और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, ये देखो इधर, ये हो गया फ्रांस। तो ये सारी कंट्रीज़ है ना, ये सारे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की मेंबर हैं। और ये और भी क्या करते हैं, चलो एक तो चलो मैरीटाइम में कोऑपरेशन कर रही है, साथ में HADR भी करती हैं, क्या, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ में भी अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट भी क्या करती हैं ये, मतलब मेनली वो करती है, नेवीज़ की एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी। और रिसेंट जो इसको चेयर कर रहा है वो कौन सी कंट्री है, वो है फ्रांस। कौन चेयर कर रहा है, वो रिसेंटली इसको फ्रांस चेयर कर रहा है 2 साल के लिए, 21 से 22 के लिए। 21 और 22 में इसको फ्रांस चेयर करेगा। मेनली इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो 2-2 साल में मूव करती रहती है। ठीक है, इसके अलावा चलो ये तो हो गया इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसके अलावा इंडियन ओशन में और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो ये इस वाले कलर में ये ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन ओशन रीजन में बनी होती है। एक तो है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, 1997 में जो बनी थी। ठीक है, इसमें भी इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। उसके अलावा एक है हमारा इंडियन ओशन कमीशन। ठीक है, एक है हमारा सागर इनिशिएटिव जो चल रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सागर इनिशिएटिव है। फिर है एक है हमारा बिम्स्टेक, ये तो थोड़ा सा इसी के लिए है, बे ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में ये बना था। एक है हमारा इंडियन IFC इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, IFC इंडियन ओशन रीजन। एक हमारा एशिया पैसिफिक, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है हमारा, जो इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर स्टार्ट किया हुआ है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ये किसने स्टार्ट किया, इंडिया और जापान ने मिलकर स्टार्ट किया था। कब, 2016 में स्टार्ट किया था। तो ये सारी ही चीज़ें किसके में हैं, ये इंडियन ओशन के बीच में। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कौन सी कंट्रीज में आती हैं वो हमारा हो चुका है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मेंबर्स देखो, हमें मेंबर कंट्रीज ही पूछी हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया फ्रांस भी है उसमें, यूके भी है उसमें, पाकिस्तान भी है उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। चारों ही कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा डी। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज, अब G20 की कंट्रीज पूछ सकते हैं। तो अब सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 91 पे। कैग के बारे में बताना है कि कौन सी बॉडीज हैं जो कैग को रिक्वेस्ट कर सकती हैं उनके ऑडिट करने के लिए। तो गवर्नर भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, और क्या यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है। बिल्कुल वो भी बोल सकता है। तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, याद रखना तीनों ही बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं 92 पे। राज्यसभा के बारे में बताना है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, बिल्कुल। 1/3 मेंबर इसमें हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, याद रखो 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। फिर है सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू 6 ईयर। बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टर्म फिक्स नहीं की गई है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या होंगे, रिटायर होंगे। परमानेंट बॉडी तो ये है ही। ठीक है, थर्ड है द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। बिल्कुल, रिटायरिंग मेंबर कितने भी बार मेंबर्स बन सकते हैं। तीसरा भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए।
ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर। और ये मेनली लिखा कहाँ पे हुआ है फिर कि मतलब 6 साल होगा, तो ये मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया था, पार्लियामेंट को सौंप दिया गया था कि उनका कितना टाइम पीरियड है आपको देखना है। तो फिर पार्लियामेंट ने मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इनके टाइम पीरियड को बताया कि इनका टाइम पीरियड 6 मंथ्स होगा, सॉरी 6 ईयर्स होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये बताया गया है। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 93 पे। कौन से मोशंस भी बता दिए हैं और डिस्क्रिप्शन भी मैं सारे करवा चुकी हूँ। प्रिविलेज मोशन, यस, किसी भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए ये होता है, मूव किया जाता है। सेंसर मोशन, किसी की निंदा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पॉलिसी पे, एक्शंस पे, बिल्कुल उसके लिए किया जाता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए होता है और इसके लिए रीज़न बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आ जाते हैं 94 पे। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, मनी बिल के बारे में बताना है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली आफ्टर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। बिल्कुल, स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल गवर्नर की उससे ही आएगा। व्हेन मनी बिल इज रिजर्व्ड फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ही में आइदर गिव हिज असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट। तो कल अगर आपने अच्छे से देखा है, कल का अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, तो मैंने उसमें आपको एक टेबल सी बनवाई थी प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स के बारे में, मनी बिल को वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मनी बिल को बिल्कुल तो ये रिटर्न नहीं कर सकते, वो या तो उनको असेंट देना पड़ेगा या वो विदहोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, और ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब आ जाते हैं किस पे, 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, हमें ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा के बारे में बताना है। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years, हाउएवर दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, उसको कोई पार्लियामेंट्री मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। The term of Lok Sabha can be extended during national emergency by law of parliament for 1 year at a time for any length of time। बोल रखे कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बढ़ाया जा सकता है 1 साल के लिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो आंसर क्या हो गया, सी। और नेशनल इमरजेंसी आप अच्छे से कर ही चुके हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताना है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल। हिज सैलरी एंड अलाउंसेज आर चार्ज्ड। बिल्कुल भी नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी सैलरी को कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट। हिज रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल, अगर ये इसने रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो मतलब सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई वो नहीं है। वैसे चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेनली किस किस की सैलरीज होती है आपको पता है, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन्स, जो भी डिप्टी चेयरपर्सन, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और कैग, ये बहुत सारे हैं। मेनली इनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, इसने बोल रखा है कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली से और सेकंड टाइम रिकंसिडरेशन के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसने भेज दिया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को रिजेक्ट कर देती है या पास नहीं करती है। तो याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास एक्चुअली में कोई भी पावर नहीं होती है। अगर उन्होंने दूसरी बार भी उसको पास नहीं किया, अगर उस बिल को पास नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको पास ही माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बिल जो है वो गवर्नर को सेंड कर दिया जाएगा इन दी फॉर्म कि वो पास हो गया असेंबली से आफ्टर रिकंसिडरेशन फॉर हिज असेंट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर्स नहीं है, जिसकी राज्यसभा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स है। मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में उनके पास कम पावर है, लेकिन मनी बिल के केस में कम पावर है, लेकिन नॉर्मल तो उसके पास पावर है राज्यसभा के पास, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास लगभग ऐसी कोई पावर्स नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है और उसको पास ही माना जाएगा अगर वो नहीं करेंगे तो। नेशनल इमरजेंसी कर चुके हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स। नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है, ये 50 बार करवा लिया, सस्पेंड नहीं होता है, तो आंसर क्या आ जाता है, ए। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको किया होगा तो आप इसको कर लोगे। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात चल रही है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल प्रोसीजर बताया गया, बिल्कुल गलत, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया गया है। पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड। देखो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद उनको मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ए पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। देखो मैंने बताया था कोई भी मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी हाउस से, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या रॉन्ग है। थर्ड है, फोर्थ है, इसका मतलब यही करेक्ट होगी, व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर में, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ गया डी। अब 100 देखो क्या बोल रखा है कि हमें बजट प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है पार्लियामेंट में। सबसे पहले है द स्पीकर नॉर्मली अप्लाइज जुलोटिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन। अब पहला दिन है बजट सेशन का, तो पहले ही दिन जुलोटिन कैसे कर देंगे, पहले ही दिन सारे को डिस्कशन को कट करके वोटिंग पे कैसे रख देंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारे 2 ही स्टेटमेंट बच गई है, तो थर्ड सही है, सेकंड सही है, थर्ड पढ़ लो, ठीक है। थर्ड पढ़ लो कि द पैसेज ऑफ द टोकन कट मोशन इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन। अब देखो टोकन कट मोशन है, अगर टोकन कट मोशन पास हो गया, टोकन में मनी कट करते हैं, तो अगर टोकन कट मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या रिजाइन करना पड़ जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट करना पड़ जाएगा भाई। सेकंड है जनरली वोट ऑन अकाउंट इज पास बिफोर जनरल डिस्कशन। देखो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है कि भाई आप मतलब जो भी मतलब बजट आप पास करवा रहे हो, जब तक वो बजट पास होगा तब तक तो गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए यूज करने के लिए, तो उसके लिए होता है वोट ऑन अकाउंट, और ये मेनली जनरल डिस्कशन के बाद होता है, ठीक है। जनरल डिस्कशन के बाद ये वोट ऑन अकाउंट होता है, तो बिफोर नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। तो इसी नोट पे हमारे जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना भूल जाते नहीं है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, तो अब जान के कर दो, ठीक है। जानबूझ के आप नहीं करते तो एक बार जान के करके देखो ना, थोड़ा सा सोशल वेलफेयर का काम करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।